मेरा नाम सारा है और मेरा संबंध मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से था, जहां जिंदगी जीने की उमंग ना होने के बराबर थी। लेकिन अब मैं गुजरात के करीबी गांव में रहती हूं और मैं यहाँ कैसे पहुंची और जिंदगी ने किस तरह के मोड़ लिए और मेरे लिए किस किस टाइप की आजमाइशें खड़ी हुई, आपको मेरी जिंदगी की कहानी पढ़कर अंदाजा हो जाएगा। कहानी पढ़कर आप ये जरूर बताना क्या मैंने ठीक फैसला लिया और मेरे काम से क्या क्या नुकसान हो सकते थे। कभी किसी की जिंदगी की मुश्किलों के बारे में बताना हो तो यही कहा जाता है कि उसकी जिंदगी ऐसी मुश्किल थी जैसे उसकी माँ मर गई हो। और ये मिसाल बिल्कुल ठीक ही दी जाती है, क्योंकि जिनकी माएँ मर जाती हैं उनके लिए जिंदगी कड़ी धूप बन जाती है और उसमें दूर दूर तक कोई साया नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी छांव में रखने वाले पौधे को एकदम रेगिस्तान में रख दिया जाए और फिर उससे ये भी उम्मीद रखी जाए कि वो मुरझाएगा नहीं, जबकि उसकी फितरत के बारे में आपको ये बात मालूम हो कि वो पूरा पौधा सिर्फ छांव में ही परवरिश पा सकता है। लोग कहते हैं इंसान हमेशा अपना बोया ही काटता है, मगर कभी कभी इंसान अपने माँ बाप का बोया भी काटता है। मेरे माँ बाप की शादी उनकी मर्जी से हुई थी। दोनों आपस में कजन थे और एक ही घर में दोनों ने सारी जिंदगी गुजारी थी। जैसे जैसे दोनों जवान हुए उनके दिलों में मोहब्बत भी परवान चढ़ने लगी थी, लेकिन दोनों की माँओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मोहब्बत भी हमेशा वहीं जन्म लेती है जहां उसके लिए ऐसी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं कि देखने वाले मोहब्बत से तौबा कर लिया करते हैं। दोनों की माँओं ने एक जंग शुरू कर दी थी और वो किसी भी सूरत अपनी बेटी या अपने बेटे का रिश्ता एक दूसरे के घर देने को तैयार नहीं थे। सब उनको समझा रहे थे कि जब लड़का और लड़की राजी हैं तो हमें दूसरी रंजिशें भुलाकर इस रिश्ते को बुनियाद देनी चाहिए। जबकि दादी ये चाहती थी कि उनके बेटे की शादी उनकी भतीजी से हो और नानी का भी कुछ ख्याल ऐसा ही था कि वो अपने बहन के बेटे के साथ माँ की शादी करवाना चाहती थीं। जबकि दोनों बच्चों ने कहा कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो घर से भाग जाएंगे। नानी ने मेरी माँ को धमकी देकर कहा, अगर तुमने अपने खाला के बेटे से शादी ना की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और माँ को सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मेरी नानी क्योंकि बहुत ही सख्त मिजाज थी तो मेरी माँ को इस बात का विश्वास था कि वो अगर ये बात कर रही हैं तो वो ये कर भी गुजरेंगी। इसलिए मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थीं। उस दिन जब वो पापा से मिलने छत पर गईं तो अपनी सारी बात उन्हें बता दी। पापा सुनकर परेशान तो हुए, मगर उन्होंने कहा कि घर वाले हमें यूं ही ब्लैकमेल करेंगे तो हमने हिम्मत नहीं हारनी है। बस हमने ये याद रखना है कि हमने उनकी किसी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। अगर हम उनकी ब्लैकमेलिंग में आते रहे तो उन दोनों ने हमारी शादी कहीं और करवा देनी है और हम दोनों सारी जिंदगी रोते रहेंगे, एक दूसरे के लिए तड़पते रहेंगे, क्योंकि अपनी तो उनकी सारी जिंदगी लड़ाई झगड़े में ही गुजरी है, जबकि हम अपनी जिंदगी किसी भी समझौते के तहत नहीं गुजार सकते। और उस दिन जब दादी ने दोनों को छत पर मुलाकात करते देखा तो उन्होंने सारे घर वालों को शोर करके बुला लिया और मेरी नानी को ऐसी ऐसी बातें सुनाई। कहने लगी कि मर्द का कभी भी नुकसान नहीं होता, नुकसान हमेशा औरत का होता है। लड़की को शर्मो हया का दामन हाथ में थामे रखना चाहिए और तुम हो कि छतों पर मुलाकातें करती फिर रही हो, मेरे बेटे को बरगला रही हो। उन्होंने इतनी ज्यादा बातें सुनाई। पापा ने उस समय कुछ नहीं कहा। मेरी नानी ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा और नीचे ले आई और मेरी माँ को उनके घर वालों ने बहुत ज्यादा मारा भी था और पूरे मोहल्ले ने भी सुना था, क्योंकि दादी ने ऊंची ऊंची आवाज में कहा था कि इनकी बेटी देखो कैसे मेरे बेटे को यहाँ आकर भड़का रही है और बहला फुसला रही है। इसको अपनी इज्जत का जरा भी एहसास नहीं है और ये देखो किस तरह की हरकतें करने पर उतर आई है। ये सब हादसे के बाद मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई और अस्पताल में दाखिल हो गई थी। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो जब कई दिन अस्पताल में दाखिल होने के बाद घर आई तो ये कोई और घर था। उन्होंने ना समझी से अपनी माँ को देखा तो उन्होंने कहा कि हमने वो घर छोड़ दिया है। मैं इसी वजह से तुम्हें कभी भी उस औरत की बहू नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी बसने न देती। उसके तमाम बच्चे उसके कंट्रोल में हैं और वो जब चाहती अपने बेटे का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती और तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल देती। तुमने देखा नहीं कि वो कैसे शोर मचा रही थी, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रही थी और कीचड़ उछाल रही थी, लेकिन उसका बेटा जिसे तुम दिलो जान से चाहती हो वो एक शब्द भी नहीं बोला था।
फिर भला वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ कैसे निभाता। मैं तुम्हें अपनी दुश्मन नजर आ रही होंगी, मगर ये बात हमेशा याद रखना कि वो औरत कभी भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। मेरी माँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रही थी कि उनकी वजह से उनके घर वालों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और मोहल्ले वालों के सामने बदनामी सहनी पड़ी थी। उनको एकदम से जिंदगी जीने की लगन अपने अंदर दम तोड़ती महसूस हुई थी। वो सोचने लगी कि मैं तो उससे मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत की थी उसे, और वो चुपचाप खड़ा रहा जब उसकी माँ मुझे बदनाम कर रही थी। अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला, मेरे बचाव में आकर खड़ा नहीं हुआ। जब पापा का व्यवहार मेरी माँ को याद आता तो माँ को बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ होती थी। उनका दिल करता कि वो खुद को खत्म कर लें। उन्हें यही लगता कि कम से कम पापा को उनके लिए एक शब्द तो कहना चाहिए था। वो कम से कम उनके हक में बोल सकते थे, अपनी माँ को ये कहने से तो रोक सकते थे। वो कह सकते थे कि वो खुद नहीं आई थी, उसे मैंने मजबूर किया था और यहाँ बुलाया था, तभी वो यहाँ आई थी। ये सारे किस्से में कसूर सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी है। इस सारे मामले को लगभग 2 महीने गुजर गए थे तो नानी की बहन के बेटे का रिश्ता मेरी माँ के लिए आया और माँ की मर्जी जाने बगैर हाँ कर दी गई, क्योंकि सबको इतना मालूम हो चुका था कि वो अब कुछ भी नहीं बोलेंगी। उन्हें चाहे किसी भी खूंटे से लटका दिया जाए, वो खामोशी से लटक जाएंगी, क्योंकि उनका जो मान पापा पर था वो मान बुरी तरह से टूटा था। और जब मान टूटता है तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले सबसे पहले खामोश हो जाते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। मेरी माँ भी एकदम से खामोश हो गई थी, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। 3 महीने गुजर चुके थे और वो आदमी एक बार भी उनकी तरफ नहीं पलटा था, एक बार भी नहीं पूछा था कि तुम कैसी हो, किस हाल में हो, और ना उन्होंने कोई माफी मांगी थी। बल्कि माफी मांगना तो दूर की बात, उनका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की गई थी। उनकी मंगनी हो गई और 2 महीने बाद शादी की तारीख भी रख दी गई। मेरी माँ ने किसी भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कि जब शादी ही किसी ऐसे अनचाहे आदमी से हो रही है तो बाकी किसी भी चीज में पसंद नापसंद होने से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने खामोशी के साथ खुद को हर चीज से किनारा कशी कर लिया था। सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो उनकी बहन पास ही बैठी हुई थी। वही उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और इसी वजह से ये हो रहा है। जब वो घर वापस आई तो बहन ने वजह पूछी तो मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बहन ने उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। तुम क्यों एक ऐसे आदमी के लिए खुद को रोग लगा बैठी हो जिसको तुम्हारे जिंदा या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से हम किस किस तकलीफ से गुजरे हैं तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, और अब तुम उस आदमी के बारे में क्यों सोच रही हो। मेरी माँ फिर से किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। एक बच्चा जो बेबस हो जाए उसके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। उसके हालात किसी ऐसे बच्चे जैसे ही हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं उसको जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे उतना ही याद आता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने अब सब कुछ आप लोगों पर छोड़ दिया है, सब कुछ किस्मत के धारे पर छोड़ दिया है, तो अब मेरा क्या दोष है। वो मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं, मेरे दिमाग से भूलने को तैयार ही नहीं। बार बार दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि उसको आखिर मुझसे कैसी मोहब्बत थी कि उसकी माँ मुझे गली मोहल्ले के सामने खड़े होकर बदनाम करती रही, मुझ पर इल्जाम लगाती रही और वो खामोशी से खड़ा उनको देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे तो उस पर मान था कि वो मेरी हिफाजत करेगा। मैं शायद उसको वैसे तो भूल पाऊंगी, लेकिन ये गम मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा कि मोहब्बत करने वाले तो हिफाजत करते हैं, लेकिन वो खामोशी के साथ मेरी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करता रहा। वो तो हर उस इंसान की जबान खींच निकालने का दावा करता था जो मेरे खिलाफ बात करने की सोचेगा। उनकी बातें सुनकर उनकी बहन उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी, अगर तुम्हें इस बात का इल्म हो कि वो तुम्हारे लिए बोला था तो क्या तुम्हारे दिल को सब्र आ जाएगा। माँ ने हाँ में सिर हिलाती हुई कहा, हाँ मेरे दिल को थोड़ा सा सब्र आ जाएगा कि जिसको मैंने बेतहाशा चाहा, जिसके लिए मैंने इतना कुछ सहा, कम से कम वो चाहने के लायक तो था। उनकी बहन ने उनके आंसू पोंछकर उनको कंधे से लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम तक ये बात ना पहुँचे, लेकिन आज मैं तुम्हें बगैर बताए नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हें यूं तड़पता हुआ देखना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी माँ ने बेताब अंदाज में उनके कंधे से अलग होते हुए कहा कि प्लीज कोई तसल्ली की बात कह दो।
कोई ऐसी बात कह दो कि मेरे बेकरार दिल को सुकून पहुंच जाए। तो उनकी बहन ने अपने आंसू गले में उतारते हुए कहा कि जब उस रोज तुम छत से नीचे आते हुए बेहोश हो गई थी तो उसने अपनी माँ से कहा था कि मैंने ही उसको ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया था, और ये मुझसे कह रही थी कि हमें घर वालों की खुशी की खातिर पीछे हट जाना चाहिए। ये मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी माँ कोई और दुख, इसलिए मैं खामोशी से इस संबंध को खत्म करना चाहती हूँ और तुम भी मुझे भूल जाना। लेकिन मैं उसकी बात मानने वाला था। अगर आपने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा ना किया होता, अगर आपने उसको यूं बेइज्जत ना किया होता, तो मैं कभी भी उसके बारे में दोबारा ना सोचता, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए जितनी अहम है, मेरी माँ उससे भी ज्यादा मेरे लिए अहम है। मगर आज आपने मुझे खो दिया है, क्योंकि आपने उस लड़की को तकलीफ दी है जो मेरे लिए बहुत अहम थी। आपने उसको एक भरे बाजार में रुस्वा कर दिया, जो आपकी इज्जत की खातिर खामोश हो गई थी, अपनी मोहब्बत से दूर होना चाहती थी, सिर्फ आपकी खातिर। सब लोग दुख और सदमे से उसे देख रहे थे और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो घर छोड़कर चला गया था और कहा कि मैं उसको कभी भी दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता। वो उस दिन बहुत रोया था। शायद उसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी। वो तो सब घर वाले वहां पर मौजूद थे और समय पर आकर उसे बचा लिया था, वरना उसके बागी अंदाज से लग रहा था कि वो आज खुद को नहीं बल्कि सबको ही आग लगा देगा। ये बात सुनकर मेरी माँ बेयकीन और साकित नजरों से अपनी बहन को देख रही थी। उनको जैसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। फिर उनके समझ में आ गया कि क्यों वो घर छोड़ा गया था, क्यों वो मोहल्ला छोड़ा गया था, ताकि मुझे इस बात के बारे में पता न चले। उनको लगा था जैसे इस वाक़ये के पीछे होने वाली मसलहत जानकर उनके दिल को सुकून मिल जाएगा, मगर हकीकत जानकर तो वो कुछ ज्यादा ही बेसुकून हो चुकी थीं। उनको लग रहा था जैसे अब उनका कलेजा फट जाएगा। उन्होंने रोते हुए अपनी बहन से पूछा, मुझे बताओ अहमर कहाँ है, क्या वो ठीक है? तो उनकी बहन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता। उस घर से निकलते हुए पापा ने अपना हर संबंध उन लोगों के साथ खत्म कर दिया था। वो जाते हुए भी सारा इल्जाम अपने सर लेकर गया था। सारे घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ इसीलिए अच्छा है क्योंकि सबको यही लग रहा है कि तुम लोग उस रोज वाकई में इसलिए वहां पर मिले थे ताकि ये संबंध तोड़ सको, जबकि मुझे पता है तुम वहां क्यों गई थी। अपनी बहन की ये बातें सुनकर मेरी माँ की बेचैनी बढ़ गई थी। उनको अब लगा कि असल दर्द तो ये है, पहले दिल में सुकून था कि अहमर ने उन्हें धोखा दिया है, और यही सोचकर वो अपने दिल में अहमर के लिए नफरत महसूस करती थीं। मगर अब ज्यादा बेचैनी होने लगी थी कि वो पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्योंकि उस रात के बाद से वो घर छोड़कर जा चुका था। और मेरी माँ इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो घर वालों के बगैर रहने का आदी नहीं था। उसको सबको साथ लेकर चलने की आदत थी। मेरी माँ अब दुआएं मांगने लगी थी। उनकी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान थीं। उनका दिल चाह रहा था कि कहीं से एक बार वो आ जाए और उनसे बात कर ले, ताकि शायद उनके दिल को कुछ तसल्ली हो जाए। लेकिन माँ की शादी भी हो गई और ऐसा ना हुआ। जिंदगी यूं ही बड़े इम्तिहान लेती है। उनकी शादी को भी 1 महीना ही हुआ था कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया, और ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि बहुत मुश्किलों से जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उनके शौहर को उनके अतीत के बारे में सब पता था, तो इसी वजह से वो उनको संभलने के लिए कुछ वक्त भी दे रहे थे। वो उन्हें पुरानी मोहब्बत भुलाने में मदद कर रहे थे। वहाँ सब लोग बहुत ही अच्छे थे। कोई भी उन्हें अतीत का हवाला देकर परेशान नहीं करता था, बल्कि सब ने उन्हें खुले दिल के साथ कबूल किया था। कुछ महीने गुजरे थे तो उनके माँ बाप उन्हें वापस ले आए, क्योंकि अब अपनी बेटी को वहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं था। अगर उसकी कोई औलाद होती तो वो फिर भी उसको वहाँ छोड़ने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन अब वहाँ छोड़ने का मतलब यही था जैसे वो उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। मेरी माँ तो अपने घर वालों की बेहद लाडली बेटी थी। शादी के बाद मेरी माँ थोड़ा बहलने लगी थीं, अपने शौहर से दिल लगाने की कोशिश कर रही थीं, मगर शौहर के मरने के बाद तो उनको एक बार फिर से चुप लग गई थी। वो सारा दिन खामोशी के साथ कमरे में गुजार देती। सब लोग उनसे कहते कि वो कमरे से बाहर निकला करें, सबके साथ घुला मिला करें, मगर वो ऐसा नहीं करती थीं। उनकी माँ भी हर वक्त उनकी अच्छी किस्मत की दुआएं मांगती रहती। लगभग 1 साल गुजर गया और अब उनके लिए फिर से रिश्ते देखे जा रहे थे, मगर जब भी कोई ये सुनता कि वो विधवा है तो शादी से इनकार कर दिया जाता। ये सब हालात देखकर मेरी नानी बहुत ज्यादा परेशान थी, और एक दिन फिर से अहमर उनके पास आ गया था।
अहमर को सामने देखकर जहां सब सदमे में आ गए थे, वहीं मेरी माँ का सदमा टूट गया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी थीं। उनकी जिंदगी की कहानी जानकर अहमर को बहुत दुख हुआ था और फिर उन्होंने कहा कि मैं नीलम से शादी करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। जिस पर अहमद ने कहा कि अब मुझे उनके किसी भी फैसले पर सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनसे कहूँगा वो रिश्ता लेने आएंगे। अगर वो कोई बात करें तो आप खामोश हो जाइएगा, लेकिन अब मैं शादी करूँगा तो बस नीलम के साथ ही करूँगा। और ये कहकर वो मेरी माँ की तरफ मुस्कुराकर तसल्ली बख्श निगाहों से देखने के बाद वहां से चले गए थे। किसी को नहीं पता कि उन्होंने कैसे अपनी माँ को राजी किया था, मगर वो रिश्ता मांगने आ गई थी। वो खुश नहीं थी, मगर उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं की थी। शायद इस वजह से कि उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ था। वो उसको एक बार फिर से खोना नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए उन्होंने समझौता कर लिया था। वो खुश नहीं थी, उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं की थी और आसानी से रिश्ता मेरी नानी के सामने रख दिया था। कुछ दिन बाद ही शादी की तारीख भी रख दी गई। उसके बाद मेरी माँ की ख्वाहिश पर बहुत ही सादगी से शादी की गई, क्योंकि इनको पता था कि उनके पुरानी ससुराल वाले भी शादी में जरूर आएंगे और वो नहीं चाहती थी कि उनके जज्बात को ठेस पहुंचे। और पापा ने माँ की इस बात को बहुत ही दिल से माना था। उनके घर में तो शादी खूब धूमधाम से की गई थी, मगर यहाँ हर काम बहुत ही सादगी से किया गया था। जितनी मेरी माँ को मेरे पापा से मोहब्बत थी, उतनी उनको शादी की खुशी नहीं हो रही थी। शायद वजह ये थी कि उनको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि किस्मत उन पर फिर से मेहरबान हो रही है। सुनने में आता है कि कभी कभी मनपसंद चीज उतनी देर से मिलती है कि उनके मिलने की खुशी इतनी नहीं रहती जितनी हमने ख्याल की होती है, क्योंकि वो ख्वाहिश हमारे दिल से इस शिद्दत के साथ कायम नहीं रह पाती। वो विदा होकर फिर से उसी घर में चली आई जहां से उनको रुस्वा करके निकाल दिया गया था, और इसी वजह से इस रात फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मगर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल रूटीन की तरफ आने लगी थीं। पापा उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, जबकि उनकी सास उनको ये ताने मारती रहती कि ये मनहूस है, ये अपने पहले शौहर को खा चुकी है और मुझे अपने बेटे की तरफ से डर लगा हुआ है। माँ को ये सब सुनकर दुख होता, मगर खामोश हो जाती। वैसे भी जब पापा का साथ मिल गया था तो उनको एहसास हुआ ये मोहब्बत उनके दिल से निकली नहीं थी, बल्कि हालात के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था। अब उनके दिल में फिर से जिंदगी जीने की उमंग पैदा होने लगी थी। वो फिर से मुस्कुराने लगी थीं, उनके होंठों पर हंसी खेलने लगी थी, और यही बात उनकी सास से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन वो माँ को फिर से ताने देने लगी कि तू अपने पहले शौहर को तो खा गई है। जिस पर मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि देख लें, पहले शौहर को खा गई तभी तो मुझे मेरी पहली मोहब्बत मिली है। आप सोचें कि आपके बेटे ने कैसे आपको मजबूर कर दिया कि मुझे ही बहू बनाए। या तो बनाती नहीं, अब बना लिया तो मुझे कबूल करें, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं। ये सुनकर मेरी दादी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरी माँ को बालों से पकड़कर घर से निकाल दें, मगर क्या करती, उनका बेटा पहले ही एक बार उनको छोड़कर जा चुका था। वो इसी शर्त पर वापस आया था कि मुझे मेरी पसंद से शादी कर लेने देना, वरना मैं दोबारा घर छोड़कर चला जाऊंगा और सारी जिंदगी लौट कर नहीं आऊंगा। उन्होंने अपने बेटे की मोहब्बत में ही उस लड़की को कबूल किया था जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थीं। उसके बाद शादी को लगभग 5 महीने गुजर चुके थे जब उन दोनों को खुशखबरी मिली। मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश थे, और फिर वो दिन भी आ गया जब उनकी गोद में एक नन्ही सी परी यानी कि मैंने आँख खोली थी। मेरा नाम उन्होंने सारा रखा, क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी कि सारा नाम इसलिए रखा क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आज मिल चुका है, हमारी जिंदगी पूरी हो चुकी है, तो हमने तुम्हारा नाम सारा रख दिया था। हमने सारा सब कुछ पा लिया है। मैं लगभग 1 साल की थी और मम्मी पापा दोनों कहीं बाहर गए हुए थे, और वापसी पर दोनों का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मौके पर ही जान की बाजी हार गए। दोनों खानदानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था और कोई भी इतनी जल्दी इस सदमे से उभर नहीं पा रहा था। मगर मेरी दादी को यही लगता था कि मेरी माँ मनहूस थीं और उनके बाद मैं भी मनहूस ही होंगी। उन्होंने मुझे मेरे ननिहाल के हवाले नहीं किया था, वैसे भी वहाँ पालने वाला कोई था भी नहीं, मगर उन्होंने मुझ पर जिंदगी तंग कर दी थी। घर में कोई भी मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखता था। जिंदगी मेरे लिए जैसे इम्तिहान बन गई थी। मेरी जिंदगी की ये कहानी मुझे मेरी खाला ने सुनाई थी, मगर मेरे घर वाले मुझे खाला के साथ भी नहीं रहने देते थे, क्योंकि उनको यहाँ मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी वो उससे हाथ कैसे धो सकते थे। जिंदगी से मुझे नफरत होने लगी थी। मुझे कभी कभी मेरी माँ पर भी गुस्सा आ जाता।
दादी उन्हीं दिनों बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थीं और उनकी सेवा की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों में घिरने लगी थी। और फिर दादी के मरने पर मैंने शुक्र का सांस लिया कि चलो अब जिंदगी आसान हो जाएगी, शायद औरों के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए। मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरे चाचा का बेटा मुझे पसंद करने लगा था और वो मुझसे शादी करना चाहता था। अतीत एक बार खुद से अपने आप को दोहरा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे बिलाल में अपने पापा की झलक और खुद में अपनी माँ की झलक नजर आने लगी थी। मैंने खुद को उससे दूर रखने की कोशिश शुरू कर दी। मैं नहीं चाहती थी अतीत एक बार फिर से दोहराया जाए, लेकिन मैं उसे जितना दूर होती वो उतना ही मेरे करीब आने लगता। वो मेरे लिए बिल्कुल दीवाना हो गया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी मेरी चाची कभी भी राजी नहीं होती और मैं कभी भी अपनी जिंदगी उसके साथ नहीं बिता सकती थी। तो मैं क्यों इस उम्मीद पर अपनी जिंदगी खराब करती। इसलिए मैंने बिलाल से कभी कोई उम्मीद ही नहीं लगाई थी। मैं पहले ही बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुकी थी। वो मुझसे कहता कि तुम मेरा साथ देकर देखो, देखो मैं कैसे सारे रास्ते आसान कर लूंगा। मगर मैंने उसे कहा कि पहले ही मम्मी पापा की मोहब्बत का भुगतान मैं अकेली भुगत रही हूँ, मगर मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। मगर जाने क्यों मुझे भी दिल ही दिल में उससे मोहब्बत हो गई थी। जब मेरी चाची को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा और फिर उन्होंने मेरा निकाह एक 60 साल के बुढ़े के साथ कर दिया। मुझे दुख बहुत हुआ था। मैं बहुत रोई धोई अपनी चाची के पैर पकड़ लिए कि ये जुल्म ना करें, मैं बिलाल से दूर रहूंगी। मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे विदा करके उस 60 साल के बुढ़े के साथ भेज दिया। बिलाल उस दिन घर पर नहीं था, वो शहर किसी काम से गया हुआ था। मैं विदा होकर अपने शौहर के घर आ गई, लेकिन उसने शादी की पहली रात ही मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। वो अपने घर में अकेला ही रहता था। मैं खामोशी से जिंदगी गुजार रही थी, उसको खाना देती, उसके सारे काम करती। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी थी। शुरू में तो मुझे चाची पर बहुत गुस्सा आया। जब मेरे बूढ़े पति ने मेरी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की तो मुझे मेरी यही जिंदगी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि चाची के घर पर तो पग पग पर मुझे तकलीफें उठानी पड़ती थी। मैं आज़ादी के साथ इस घर में रहने लगी थी, इस घर को सजाने संवारने लगी थी और ऐसे ही खामोशी के साथ जिंदगी गुजारने लगी, जिसकी कोई भी दिशा नहीं थी। लेकिन कम से कम मैं खुश थी कि मुझे यहाँ पर नौकरों की तरह नहीं रहना पड़ता था। एक दिन मेरा बूढ़ा पति बीमार हो गया तो मैं सारी रात उसकी सेवा करती रही और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। रात को उसकी हालत काफी खराब थी, मगर इस समय वो कमरे में नहीं था। मैंने सारे घर में उसकी तलाश की, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और जब वो घर आया तो उसके हाथों में कुछ पेपर्स थे। उसने कहा मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और मेरे पैरों तले से ये सुनते ही जमीन निकल गई थी। मैंने बहुत ही दुख से उसे देखा था। उसने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरी 2 दुकानें भी हैं, वो भी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। तुम ये समझो कि तुम्हें तुम्हारे सब्र का यूं फल मिल चुका है। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें ये सब कुछ मेरे नाम कर चुके हो तो तलाक देने की क्या जरूरत थी। मैं इस घर में बगैर किसी रिश्ते के कैसे रहूंगी। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक मदरसे में रहने का फैसला किया है। मैं अपनी जिंदगी खुदा की राह में गुजारना चाहता हूँ। तुमने बहुत दुख देखे हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने शादी इसीलिए की थी ताकि कोई मेरी देखभाल कर सके, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी के साथ जिसके साथ चाहो शादी करके अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहूँगा कि अगर तुम्हारी चाची के घर से या फिर वो लड़का बिलाल जिससे तुम मोहब्बत करती थी वो तुमसे शादी करना चाहे तो कम से कम तुम कभी भी ये शादी मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत ही लालची लोग हैं। उनको पता था कि मैं कुछ समय बाद मर जाऊंगा तो तुम अकेली रह नहीं सकोगी और ये जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और डरा धमकाकर वो लोग सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी किसी अच्छे इंसान के साथ करवा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे कोई दुख या सदमा नहीं हुआ था और ना ही हैरत हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी नीयत अच्छी थी। इसीलिए मैंने कहा आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूँ। और लगभग कुछ हफ्तों के बाद उसने मेरी शादी अपने किसी जानने वाले के बेटे के साथ करवा दी। मेरा शौहर बहुत अच्छा आदमी था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। जिंदगी अच्छी हो गई थी। कभी कभी मुझे अपने कजिन बिलाल का ख्याल आता तो मैं उसको दिल से निकाल देती, क्योंकि मुझे इतना पता था
कि मोहब्बत करने से ज़्यादा इज्जत करने वालों की ज़रूरत होती है और वहाँ मुझे इज्जत कभी न मिलती। इसलिए मैंने मोहब्बत से समझौता कर लिया था, मगर मैं इज्जत पर समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी अतीत में जो मेरी माँ के साथ हुआ और मेरे पापा के साथ हुआ वो फिर से मेरे साथ दोहराया जाए और मेरे बच्चे के साथ दोहराया जाए। मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी की कहानी को जब सुना था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, और उसके बाद जब मेरी खाला को पता चला तो वो मुझसे मिलने आईं और मेरा फैसला जानकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मेरी ज़िंदगी भी बहुत ही खुशी से गुजरने लगी थी। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।